जय श्री राम दोस्तों। पहले सरस्वती वंदना का गायन कर लेते हैं। या कुंदेन दुतुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेषझाड्यां पहा, निशेषझाड्यां पहा। तो दोस्तों, राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो कि एक क्लास में कल ही आपके सामने साझा करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं आपके सामने नहीं आ पाया, जिसका कारण लाइट की प्रॉब्लम की थी। दोस्तों, बैटरी इतनी लो हो गई थी कि मैं आपके सामने वीडियो साझा नहीं कर पाया, और मुझे खेद है इसका कि मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आज इसी के बाद एक और आपकी ऑब्जेक्टिव की वीडियो आने वाली है दोस्तों, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे और वह 8 से 10 मिनट के बीच में कराए जाएंगे। वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। और जो ये वीडियो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट है दोस्तों। एक बार आप पढ़िए ज़रूर। और आपसे एक ही गुजारिश है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब पहला हम पढ़ते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों, वो आपके सामने साझा कर रहा हूँ। उत्पत्ति के आधार पर देखो दोस्तों, थार मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है दोस्तों। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है। मिट्टी यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये, और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है दोस्तों। यहाँ लिग्नाइट खनिज तेल प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के 61.11 भाग पर ये मरुस्थल फैला हुआ है, यानी कि जो भी राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों, उसके 61.11% भाग पर तो ये मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। इसमें राजस्थान के मुख्य रूप से 12 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों के आधार पर इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए दोस्तों, शुष्क जिले और अर्ध शुष्क जिले। शुष्क जिलों में वही हमारे जो 4 जिले तो वो आते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। एक तो कौन कौन सा है दोस्तों, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 4 तो इस तरीके से याद कर लेना दोस्तों। और 2 जिले हनुमानगढ़ और जोधपुर, इस तरीके से याद रख लेना दोस्तों। तो ये हमारे 6 जिले हो जाते हैं। 6 शुष्क में आ जाते हैं और 6 अर्ध शुष्क में आ जाते हैं। अब अर्ध शुष्क वालों को कैसे याद करेंगे दोस्तों, पहले तो 3 जिले सेकावाटी के तरीके से याद कर लेंगे। सेकावाटी में 3 जिले आते हैं, यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये सेकावाटी के जिले हो गए। अब बाकी के 3 को ऐसे याद करेंगे दोस्तों, जापान। जापान जापान के जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जापान ही जापान हो गया, जापान और न। अब दोस्तों जापान हो गया। अब जा से तो दोस्तों क्या हो गया, हमारा जालोर हो गया, और पास ही हो गया दोस्तों पाली, और न से नागौर हो गया। तो इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों आप। और फिर अगर आपको और इससे अच्छी कोई
ट्रिक याद हो तो उसी तरीके से याद रखें, लेकिन याद जरूर रखना है दोस्तों शुष्क और अर्ध शुष्क में कौन कौन से जिले शामिल हैं। अब इसके बाद क्या हो गया यार, इसके बाद पहला आता है अपने शुष्क प्रदेश। इस प्रदेश को निम्न 3 भागों में बांटा गया, यानी कि वो दो जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश थे उसमें से 2 शुष्क अर्ध शुष्क 2 भाग में बांटा गया था दोस्तों। तो अब पहले हम क्या पढ़ेंगे, शुष्क जिले। अब शुष्क प्रदेश पढ़ेंगे। शुष्क प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से, ईर्ग रेतीला मरुस्थल या बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, संपूर्ण मरुस्थल का लगभग 80% भाग दोस्तों यहाँ बालुका स्तूप से आच्छादित है। ये बात है दोस्तों, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है दोस्तों, यानी कि दोस्त संपूर्ण मरुस्थल का लगभग 80% भाग बालुका स्तूपों से आच्छादित है। इनका निर्माण मार्च से जुलाई तक सर्वाधिक मात्रा में होता है। बालुका स्तूप किसे कहते हैं दोस्तों, पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से जो टीलों का निर्माण होता है उन्हें ही बालुका स्तूप कहा जाता है। यानी कि पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से जो टीलों का निर्माण होता है ना, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बालुका स्तूप कहा जाता है। शारदीय बालुका स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखनी है आपको। शारदीय बालुका स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालुका स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, जोधपुर में। तो ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों, सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में सर्वाधिक मात्रा में पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है, पैराबोलिक बालुका स्तूप। नेक्स्ट आता है, इन बालुका स्तूपों को इनके आकार, प्रकार, वायु दिशा, वनस्पति आवरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि ईर्ग को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमने उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश पढ़ा, उसको 2 भागों में बांट दिया, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब शुष्क पढ़ रहे हैं तो शुष्क को भी 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट दिया तो उसमें पहला आता है ईर्ग रेतीला मरुस्थल बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों, और 3 भागों में बांटने के बाद हम क्रम वाइज इनको पढ़ेंगे। पहला आता है हमारे अनुवर्ती बालुका स्तूप, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। इसका दूसरा नाम है रेखीय बालुका स्तूप। दूसरा आता है अपने बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। तीसरा है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो पहला पढ़ते हैं रेखीय बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप दक्षिण पश्चिम जैसलमेर में पाया जाता है दोस्तों। ये बालुका स्तूप पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। रेखीय बालुका स्तूप कैसे बनते हैं, पवनों की दिशा के समांतर। ये बात बस यही ध्यान रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट यही बात है दोस्तों। इन बालुका स्तूपों पर वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, यानी कि बरखान बालुका स्तूपों को अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप भी कहते हैं। ये जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूपों भी पवनों की दिशा में समकोण पर बनते हैं। यानी कि ये कैसे बनते हैं दोस्तों, पवनों की दिशा में समकोण, जैसे अपना समकोण बनता है ना, उस प्रकार से बालुका स्तूप बनते हैं। तीसरा आता है अपने अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, जो कि पुंगल, बीकानेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में फैला हुआ है दोस्तों। ये बालुका स्तूप पवनों की दिशा में संपूर्ण बनते हैं। ये बरखान और अर्धचंद्राकार भी संपूर्ण बनते हैं, और ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी कैसे बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, सेवण घास, स्थानीय भाषा में इसे लिलोण कहते हैं, जबकि वास्तविक भाषा में लस्यूरस सिडिकस कहा जाता है दोस्तों। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाकिस्तान के सारे लाटीश्री क्षेत्रों में थोड़ी सी वर्षा से जो घास उग जाती है उसे क्या कहते हैं, सेवण घास कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और ये है बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों उधर, सेवण घास। हम मादा दूसरा आता है दोस्तों, ईर्ग पे बाद कौन सा आता है, हम मादा। इसका दूसरा नाम पथरीला मरुस्थल, तीसरा नाम बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये प्रदेश रेतीले मरुस्थल के पूर्व में है, जहाँ पर बालुका स्तूपों का प्रभाव मिलता है। इसका विस्तार जैसलमेर के चारों ओर पोखरण व रामगढ़ तक है। अकलुट फोसिल पार्क जैसलमेर में जुरेसिक काल
के वनस्पति व जीवाश्म मिलते हैं जो कि जैसलमेर के दक्षिण में अवस्थित है। तो दोस्तों यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर मरुउद्यान भी है जहाँ पर जीवाश्म पाई जाती है। तीसरा आता है अपने रेग मिश्रित मरुस्थल प्रदेश। इस मरुस्थल में इर्ग व हमादा दोनों मरुस्थलों की विशेषता पाई जाती है। इस मरुस्थल में बरखान, पैराबोलिक व तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इनका विस्तार जोधपुर, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर जिले में है। अब दूसरा आता है बेटा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर। देखिए दोस्तों इसके बारे में, औसत वर्षा, यहाँ औसत वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। स्थिति अरावली के पश्चिमी व रेतीले शुष्क मैदान के मध्य होती है। इस क्षेत्र में नदियों की कमी मिलती है। यह एक अंतर्प्रवाह क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अरावली के पश्चिम व रेतीले शुष्क मैदान के मध्य, इसकी स्थिति क्या है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है ये, अरावली के पश्चिम में वो रेतीले शुष्क मैदान के मध्य में। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस क्षेत्र में नदियों की कमी मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंतर्प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर इसको भी क्या चार भागों में बांटा गया है। अब चार भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है, लूनी बेसिन, इसे गोडवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा आता है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि, चौथा आता है गग्गर का मैदान। तो पहले हम पढ़ेंगे लूनी बेसिन। इसमें जोधपुर, जालोर, पाली आदि के क्षेत्र शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में जालोर सिवना की पहाड़ियां स्थित है जो कि ग्रेनाइट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। अब जालोर आता है, जालोर को क्या कहते हैं, स्वर्ण नगरी व ग्रेनाइट सिटी। यहाँ पर सुंदा पर्वत भी स्थित है दोस्तों, सुंदा माता पर्वत कहाँ पे है ये, जालोर में। यहाँ पर एक फैक्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला, स्वर्ण नगरी तो अपन को क्या बतानी है, जालोर बतानी है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर में है और सुवर्ण नगरी ये कहाँ पे है, जालोर में है। ठीक है दोस्तों। जोधपुर इसे नीला शहर भी कहते हैं। यहाँ पर मेहरानगढ़ का किला जो कि चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है, इसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जोधपुर को। मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। या मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, मेहरानगढ़। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए किस शहर को नीला शहर के नाम से जाना जाता है, जोधपुर। किसी भी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ जाए लेकिन आपको जवाब सटीक तरीके से देना है, जोधपुर। पाली आता है दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध पाली को कहा जाता है। यहाँ पर 1444 खंभों की छतरी भी स्थित है। अब लूनी के बारे में देखो दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र नागपाड़ अजमेर से माना जाता है, जबकि यह बालोतरा बाड़मेर तक आते आते इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाए दोस्तों। इसका प्रमुख कारण है जब माइकाशीट चट्टानें जल के संपर्क में आने से केशाकर्षण विधि द्वारा इसका जल क्या हो जाता है, खारा लवण ऊपर आ जाता है और इससे क्या हो जाता है दोस्तों, इसे हमारे उधर खारा पानी हो जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा हमारे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसके बाद दोस्तों हम लेके आने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अभी तो दोस्तों इसमें हमारे एक तो शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गग्गर का मैदान, 3 हिंट और बाकी है दोस्तों। इसके बाद हम अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद आपकी एक ऑब्जेक्टिव की क्लास आने वाली दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो उसे देखना ना भूलिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।